ट्वेल्थ का जो पहला टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वेटेज 10 मार्क्स है। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें यहाँ पर सीखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सीखने से पहले कुछ बेसिक बातों का हमें पता होना चाहिए। जैसे नंबर वन, कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअल में ये होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी को सर्व करना थ्रू द कल्चरल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, हॉस्पिटल्स वगैरह, और एजुकेशनल एक्टिविटीज या पब्लिक वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज। इसका बिल्कुल भी मोटिव नहीं होता नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि ये प्रॉफिट अर्न करे। इसका प्राइमरी मोटिव है सोसाइटी का वेलफेयर करना, तभी इसका नाम रखा गया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो चार तरह की एंटिटीज होती हैं, जिसमें चार तरह की हम अगर बात करें कि हम एक तरीके से एक्टिविटीज कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज होती हैं, एक तो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां एक सिंगल आदमी बिजनेस करता है। दूसरा है पार्टनरशिप, जहां एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। एक है कंपनी, जहां पे कोई लिमिट नहीं होती, जितने भी लोग मिलकर एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों जो एंटिटीज का पर्पज है वो प्रॉफिट कमाना है। केवल एक सिंगल ये एंटिटी है जिसका मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसमें कई तरीके के स्पोर्ट्स क्लब चलाए जाते हैं, कई तरीके के कल्चरल क्लब चलाए जाते हैं, कई तरीके की सोशल वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, कई तरीके के पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, कई तरीके की यहाँ पर मतलब जैसे लाइब्रेरी डेवलप कर दी गई सोसाइटीज़ के लिए, या ऐसे स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ डेवलप कर दी गई जहाँ पे बहुत नॉमिनल फीस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सब एनपीओज के अंदर आती हैं। ये जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका प्राइमरी मोटिव जैसा आपको पता है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। अब क्योंकि इनके पास प्रॉफिट नहीं आ पाता है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं ज़्यादा लंबे समय तक। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी एनपीओज हैं जो काफ़ी डिकेड से अपने आप को रिटेन किया हुआ है इन्होंने, और काफ़ी ग्रो भी कर रही हैं, मतलब जो उनका पर्पज है उसको वो अचीव कर पा रही हैं टाइमली। इसका रीज़न है क्योंकि इनके पास फंड अवेलेबल हो जाता है कई सोर्सेज के थ्रू। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि फंड रिसीव्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मे बी नंबर वन डोनेशन। होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, जो पब्लिक के लिए अच्छी अच्छी वेलफेयर स्कीम्स आनी चाहिए, तो वो कई बार जो है जब कोई सोसाइटी अच्छा काम कर रही होती है उनके मन मुताबिक, तो उसको वो कुछ पैसा देकर हेल्प कर देते हैं। तो ये डोनेशन होती है। डोनेशन जो है दो तरीके से वो देते हैं, एक है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन नहीं है फंड अरेंज करने का। इसमें भी कई बार होता है कि हमें सफिशिएंट डोनेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से एनपीओज को प्रॉब्लम होती है। तो इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां से हमें फंड मिलता है। जैसे नंबर 2 में है कि मेंबरशिप फी। मान लीजिए किसी भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट को हम चला रहे हैं, तो वहाँ पे एक मेंबर्स पहले बनाए जाते हैं ताकि वो रजिस्टर्ड की जा सके उस मेंबर्स के बिहाफ पर, जिसमें पूरी स्ट्रेटजी होती है, हायरार्की होती है कि कौन चेयरपर्सन होगा, कौन ट्रस्टी होगा, कौन मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर होगा, कौन यहाँ पे ट्रेजरर का रोल प्ले करेगा, किसको हम यहाँ पर जो है सेक्रेटरी बनाएंगे, किसको हम चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे डेजिग्नेशंस और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की जो पोजीशंस हैं वो क्रिएट की जाती हैं। तो ये सभी लोग एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अमाउंट सोसाइटी को देते हैं ताकि सोसाइटी सर्वाइव करे और उसके जो इनिशियल एक्सपेंसेस हैं वो निकल जाएं और ये रिटेन कर जाए। उसके अलावा जैसे एंट्रेंस फीस, मान लीजिए कोई यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब है जो कि एनपीओ है, तो स्पोर्ट्स क्लब अगर किसी तरीके का कोई टूर्नामेंट कराता है तो वो जो वहाँ पे लोग आते हैं उनसे एंट्रेंस फीस चार्ज किया जा सकता है ताकि थोड़ा बहुत इसका अर्निंग या इनकम हो जाए। सब्सक्रिप्शन भी एक तरीका है कि हम यहाँ पे फंड अरेंज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन भी एक तरीका है जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पे पैसा अरेंज कर सकते हैं। ये भी लगभग कुछ इसी तरीके का है जैसे मेंबरशिप फीस होती है। लेकिन सब्सक्रिप्शन के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने वाली कोई एनपीओ है, तो वहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं या जो रेगुलर कैंडिडेट्स आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए, उनसे भी एक स्पेसिफिक नॉमिनल अमाउंट मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस या एनुअल बेसिस पे चार्ज किया जा सकता है, जिसको एज ए सब्सक्रिप्शन यहाँ पर एनपीओ अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करती है। कई बार एनपीओज को लोन भी ग्रांट हो जाता है बैंक की तरफ से, या कई तरीके से डायरेक्ट ग्रांट भी एनपीओज को मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि अगर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए या
स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है एज ए एनपीओ, तो इसको कुछ ग्रांट दी जा सकती है जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होती है। या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो बढ़ चढ़कर इस टाइप की जो एनजीओज हैं या एनपीओज हैं उनको हेल्प करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे टाटा ग्रुप सपोज टू बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है एनपीओज को, इसी तरीके से रिलायंस ग्रुप भी बहुत सारी एनजीओज एनपीओज को हेल्प करता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके पास पैसा अरेंज हो जाता है। एनपीओ को अगर और भी डिटेल में समझना है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एनपीओ है हमारी, ये एक तरीके से लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए एनपीओ को कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो इसके जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल असेट से कभी भी कुछ भी रिकवर नहीं किया जाएगा, और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्टैंप होती है और ये एक लीगल एंटिटी के तौर पे काम करती हैं। पर्पस जो है इसका किसी भी तरीके का प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी का वेलफेयर करना है थ्रू द एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज। इसके अलावा ओनरशिप की अगर हम बात करें, अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी सपोज टू किसी चैरिटेबल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करती है तो उसके पास कभी भी उसकी ओनरशिप नहीं आती। ओनरशिप इसकी हमेशा सोसाइटी के नाम से ही बिलोंग करती है। प्रॉफिट इसका कभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर एक तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर करना। और यहाँ पर जो एक तरीके का एक्सपेंसेस के कंपेरेटिवली अगर इनकम ज़्यादा होती है तो उसका जो डिफरेंस है उसको कभी हम प्रॉफिट के नाम से नहीं बोलते हैं, उसको हम हमेशा एनपीओ के अंदर क्या बोलते हैं, सरप्लस। इसी तरीके से जैसे एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में लॉस निकलता है तो यहाँ पे कभी भी लॉस नहीं निकाला जाता, लॉस की जगह यहाँ पे निकाला जाता है डेफिसिट। फंड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फंड अरेंज करती है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आप 11th क्लास में जब सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते थे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पर जो है आप सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहां 3 लेवल हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें कि भाई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी बातें ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम पर्पज की बात करें तो इसका सोसाइटी वेलफेयर है पर्पज, नॉट एनपीओ का। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। सोर्स ऑफ फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें अवेलेबल कराती हैं फंड। उसके अलावा अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो कई बार ओनर यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देता है एज ए कैपिटल, जिससे इसके पास पैसा आ जाता है, या जो प्रॉफिट है वो भी एज ए फंड ये यूज कर सकती है इन फ्यूचर में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर जो है अगर हम एनपीओ की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल जो एक तरीके से स्टेटमेंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के द्वारा बनाया जाता है। अब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो डिफरेंस निकलता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में वो सरप्लस और डेफिसिट की फॉर्म में निकलेगा। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस निकलेगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में निकलेगा। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सरप्लस एंड प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर जो है कभी भी हमेशा याद रखना, एनपीओ के अंदर अगर कभी भी कोई भी सरप्लस आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का तो वो कभी भी इसके मेंबर्स के बीच में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। लेकिन अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता है तो वो उसके मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर आज इतना समझ में आया होगा कि एनपीओ एक्चुअल में है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, एक एनपीओ एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग है और किस तरीके से ये अपने यहाँ पर फंड अरेंज करती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जस्ट अभी क्लियर करने वाला हूं। तो यहां पर उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए हम लर्न करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपको लग रहा है कि आप यहाँ से इस चीज़ें अच्छी तरीके से समझने वाले हैं इस उत्तम कॉमर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच अगेन।